भारतीय इतिहास में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद के 500 सालों के बारे में अक्सर ज्यादा बात नहीं होती। आज हम इसी दौर की कहानी में उतरेंगे, वो दौर जो दो महान साम्राज्यों के बीच एक पुल की तरह था। पता है, इस दौर को अक्सर भारत का अंधकार युग या डार्क एज कह दिया जाता है, पर क्या ये सच है? क्या वाकई एक महान साम्राज्य के ढह जाने के बाद सिर्फ अंधेरा ही बचता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये डार्क एज नहीं बल्कि एज ऑफ एसिमिलेशन था, मतलब आत्मसातीकरण का युग। हाँ, ये 500 साल राजनीतिक उथल-पुथल वाले जरूर थे, पर यही वो समय था जब भारत में एक जबरदस्त सांस्कृतिक विस्फोट हुआ, नए नए विचार मिले और दुनिया से हमारा कनेक्शन और भी गहरा हो गया। तो चलिए कहानी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि मौर्यों के जाने के बाद भारत के अपने अंदरूनी हिस्सों में यानी हार्टलैंड में क्या चल रहा था। देखिए, इस नए दौर की शुरुआत ही एक बड़े नाटकीय तख्ता पलट से होती है। मौर्य सेना का ही सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने अपने ही राजा को मारकर सत्ता पर कब्जा कर लिया और शुंग वंश की नींव रखी। अब शुंगों के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात है, एक तरह का विरोधाभास। एक तरफ तो पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ जैसी पुरानी ब्राह्मणवादी परंपराओं को फिर से जिंदा किया, पर दूसरी तरफ कमाल की बात यह है कि सांची और भरूच जैसे बड़े बड़े बौद्ध स्तूपों का जो विस्तार हुआ वो उन्हीं के राज में हुआ। इससे पता चलता है कि राजा की अपनी सोच कुछ भी हो, समाज में दूसरी विचारधाराएं भी खूब फल फूल रही थी। तो उस वक्त मध्य भारत में एक तरह से राजनीतिक बिखराव था। गंगा के मैदानों पर शुंग थे, उनके बाद कुछ समय के लिए कण्व आए, और उधर पूर्वी भारत में राजा खारवेल के नेतृत्व में चेदी राजवंश उभर कर सामने आया। अच्छा, अब उत्तर से थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं। यहाँ एक ऐसा साम्राज्य था जो एक असली पावर हाउस था, जिसने सदियों तक दक्कन के पठार पर राज किया। ये थे सातवाहन। जरा सोचिए, एक ऐसा राजवंश जिसने करीब करीब 400 साल तक राज किया। उन्होंने सिर्फ दक्कन में स्थिरता ही नहीं लाई, बल्कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक सांस्कृतिक और व्यापारिक पुल का काम भी किया। इनकी सफलता के पीछे कई अनोखी वजहें थीं। इनके राजा अपने नाम के आगे अपनी मां का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र शातकर्णी। ये दिखाता है कि समाज में महिलाओं का दर्जा कितना ऊंचा था। उन्होंने रोम के साथ होने वाले जबरदस्त समुद्री व्यापार को कंट्रोल किया। और हाँ, ये पहले शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को टैक्स फ्री जमीन दान में देने की प्रथा शुरू की, एक ऐसी प्रथा जिसका असर आने वाले सैकड़ों सालों तक रहा। चलिए अब कहानी के सबसे डायनामिक, सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये वो कहानी है कि कैसे उत्तर पश्चिम से आए बाहरी आक्रमणकारी धीरे धीरे भारतीय संस्कृति का ही हिस्सा बन गए। भारत की जो उत्तर पश्चिम सीमा थी वो उस जमाने में घूमने वाले दरवाजे की तरह हो गई थी। जैसे ही मौर्य साम्राज्य की दीवार कमजोर पड़ी, पहले इंडो ग्रीक अंदर आए, फिर उनको शकों ने बाहर धकेला और आखिर में कुषाणों ने आके सबको हटाकर अपना विशाल साम्राज्य बना लिया। और ये लोग सिर्फ आए ही नहीं, बल्कि यहीं के होकर रह गए। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंडो ग्रीक राजा मिनांडर, जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उनकी और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच जो बातचीत हुई वो मिलिंद पन्हो नाम के मशहूर ग्रंथ में आज भी दर्ज है। फिर आए शक, और देखिए विडंबना, एक विदेशी माना जाने वाला शक राजा रुद्रदामन प्रथम संस्कृत का इतना बड़ा संरक्षक बना कि उसने संस्कृत भाषा में पहला लंबा शिलालेख लिखवाया। और फिर एंट्री होती है कुषाणों की, जिन्होंने तो पूरा खेल ही बदल दिया। सम्राट कनिष्क ने मशहूर सिल्क रोड के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत में बेहिसाब दौलत आई। उन्होंने चौथी बौद्ध संगीति बुलाई और शक संवत कैलेंडर शुरू किया, जिसे आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। इस पूरे सांस्कृतिक संगम का सबसे जीता जागता सबूत उस दौर की कला है। जरा गांधार शैली को देखिए, जो कुषाणों के राज में फली फूली। इसमें बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी असर साफ दिखता है। घुंघराले बाल, कपड़ों का स्टाइल, सब कुछ। अब दूसरी तरफ मथुरा की कला को देखिए, ये पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसमें भारतीय सौंदर्य और आध्यात्मिकता झलकती है। एक ही समय में एक ही भगवान की दो बिल्कुल अलग अलग कला शैली। तो अब इन सभी अलग अलग धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे इन 500 सालों में भारत एक ग्लोबल आर्थिक और कल्चरल हब बन गया था। यकीन ना हो तो रोमन इतिहासकार प्लिनी दी एल्डर की बात सुनिए। उसने लिखा कि रोम का सारा सोना भारत से मसाले और मलमल खरीदने में खत्म हुआ जा रहा है, जिससे रोम दिवालिया हो रहा है। ये उस वक्त की भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है।
और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी। हमें पूरे दक्षिण भारत में हजारों की तादाद में रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ये सिक्के इस बात का पक्का सबूत हैं कि ये व्यापार कितने बड़े पैमाने पर होता था। तो सवाल उठता है कि इस दौर की विरासत क्या थी? इसने आने वाले महान साम्राज्य के लिए जमीन कैसे तैयार की? हुआ ये कि 275 ईस्वी आते आते कुषाण और सातवाहन दोनों बड़ी शक्तियां कमजोर पड़ गईं। इससे एक राजनीतिक खालीपन तो पैदा हुआ, लेकिन पीछे जो भारत छूटा वो सांस्कृतिक रूप से पहले से कहीं ज्यादा अमीर था और दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ा हुआ था। इसने आने वाले महान साम्राज्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार कर दी। तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, अगर ये 500 साल अंधकार युग नहीं बल्कि एक पुल थे जिसने भारत को सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से तैयार किया, तो सोचने वाली बात यह है कि इस मजबूत नींव पर, इस पुल के उस पार आखिर किस स्वर्ण युग का निर्माण हुआ होगा।